हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और ये मोलिकुलर बायोलॉजी की आपकी तीसरी क्लास है। इससे पिछली दो क्लास में हम क्रोमोसोम्स के बारे में देख चुके थे कि आपका क्रोमोसोम्स क्या होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने कोड के बारे में जाना था। ठीक है, फिर दूसरी क्लास में हमने डीएनए के लिए देखा था, डीएनए की कुछ बेसिक बातें की थी कि डीएनए क्या होता है, ठीक है ना, किस प्रकार से उसका कंपोजिशन होता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है, तो वो सब चीज़ हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे कि रेप्लिकेशन के लिए किस किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो हम बेसिक ओवरऑल एक स्टेप देखेंगे रेप्लिकेशन का, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक एंड आपका यूकैरियोटिक दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास ये आपकी थोड़ी बेसिक होने वाली है, इससे पिछली क्लास भी बेसिक थी एंड ये क्लास भी आपकी बेसिक होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो डीएनए के बारे में हालांकि मैं आपको वेलेस रूल क्या होता है, चारगाफ रूल क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। तो डीएनए की बैकबोन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए कि डीएनए की बैकबोन किसको बोला जाता है, डीएनए की बैकबोन किसको बोला जाता है, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए कि डीएनए की बैकबोन किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ हमने देख लिया था, मिचेल्सन एंड थाल का एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर छोड़ा था कि आपका रेप्लिकेशन मेथड किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से हम रेप्लिकेशन मेथड कर सकते हैं। पहला होता है आपका रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन, दूसरा होता है आपका थीटा रेप्लिकेशन, तीसरा होता है लीनियर रेप्लिकेशन। लीनियर रेप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि जो आपका लीनियर रेप्लिकेशन है ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि थीटा एंड रोलिंग जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। आइए वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे रोलिंग सर्कुलर मेथड की। रोलिंग सर्कुलर मेथड की एक्चुअल में ये कहाँ पर पाया जाता है, बेसिकली सम बैक्टीरियोफेज, आपके कुछ बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है जो कि एक प्रकार के वायरस होते हैं, एंड आपके कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लाइक जो आपको भी पता होगा बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड में अधिकतर ये रेप्लिकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है रोलिंग सर्कुलर मेथड। देखो जैसे इसका नाम बता रहा है रोलिंग, यानी कि यहाँ पर जो है रोल होता हुआ आपका जो है वो कोई भी डीएनए बनने वाला है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, रोलिंग यानी कि सर्कुलर फेज में होने वाला है। तो देखो स्टार्टिंग में ये आपका कोई भी एक डीएनए था जो कि आपका सर्कुलर फॉर्म में था, जो कि कैसा था, सर्कुलर फॉर्म में था। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ चमक रहे होंगे, एक है एसएसओ एंड दूसरा है डीएसओ। एक है एसएसओ, दूसरा है डीएसओ। तो यहाँ पर होता क्या है स्टार्टिंग में, देखो अभी हम ओवरऑल स्टेप की बात कर रहे हैं, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, डीएसओ के पास ओराई रीजन होता है। ये ओराई रीजन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ से आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जहाँ पर भी आपको ओराई रीजन चमकेगा वहाँ से समझो आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आगे बात करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे डीएसओ पे ओराई रीजन मिला, याद रख लेना कहाँ पर मिलेगा, डीएसओ पे ओराई रीजन मिलेगा, यहाँ पर एक निक बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक कट लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कट लग जाता है जिसमें ये 3 प्राइम अलग हो जाता है एंड 5 प्राइम अलग हो जाता है। 3 प्राइम अलग एंड 5 प्राइम अलग हो जाता है। ये जो आपका 5 प्राइम रहता है ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो ये 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम जो है आपका आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रेप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है 3 प्राइम OH मिल गया था। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपका 3 प्राइम OH मिल गया था, 3 प्राइम OH मिल गया था। देखो हम अभी देखेंगे कि आपका रेप्लिकेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टेम्पलेट कहाँ पर होता है, OH कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ से क्या होना चाहिए, जस्ट मैं अभी केवल आपको समझा रहा हूँ। तो कान खोल करके अभी फ़िलहाल में केवल और केवल आपको सुनना है, ठीक है ना। अभी मैं इसको बाद में डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो 3 प्राइम OH था, तो 3 प्राइम OH से स्टार्ट हो गया। और एक बात और याद रखना, ये जो 3 प्राइम से स्टार्ट हुआ है इसको बोलेंगे लीडिंग स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कहलाएगा लीडिंग स्टैंड।
लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी केवल आपको ये याद रखना है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, जबकि ये जो आपका देखो अब ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आउट हो जाएगा, इस प्रकार से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो अब आपको जो है इस प्रकार के दो, एक तो देखो ये नया वाला जो रेड कलर में चमक रहा है, ये तो न्यू स्टैंड है, जो न्यू स्टैंड बना है ये न्यू स्टैंड है, जबकि ये जो आपको ब्लू कलर में चमक रहा है ये पुराना स्टैंड है, यानी कि पेरेंटल स्टैंड है। तो यहाँ पर देखो अब ये दोनों के दोनों ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और आपको दो डीएनए मिलेंगे, दो यहाँ पर क्या मिलेंगे, सर्कुलर डीएनए मिलेंगे। एक डीएनए आपको ऊपर वाला मिलेगा जो कि आपका न्यू है, एंड दूसरा स्टैंड जो ये आपका अलग हुआ है। अब यहाँ पर भी ये जो याद रख लेना, ये जो आपका अलग हुआ है यहाँ पर SSO से, यहाँ पर कहाँ पर आपका यहाँ बनेगा SSO से ये जो है दूसरे स्टैंड की सिंथेसिस कर लेगा, दूसरे स्टैंड की क्या कर लेगा, सिंथेसिस कर लेगा। यहाँ पर देखो मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये अलग हुआ है, यहाँ से जो ये अलग होगा, इसको जोड़ने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए DNA लाइगेज आया है, ठीक है ना, इसको बाइंड करने के लिए DNA लाइगेज आया है। अभी देखेंगे कि किस एंजाइम का क्या काम होता है। यहाँ पर देखो सिंपल सा था, आपको रोलिंग सर्कुलर में खाली ये समझना है कि आपके पास स्टार्टिंग में एक क्या था, एक आपके पास कोई भी सर्कुलर डीएनए था, सर्कुलर डीएनए था जो कि कैसा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब इसमें कहीं पर आपकी ओराई साइट पाई जाएगी, वो कहीं पर भी हो सकती है। तो मान लो यहाँ पर ओराई साइट है आपकी, ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे DSO, इसको क्या बोलेंगे, DSO बोला जाएगा रोलिंग सर्कुलर मेथड में। तो अब यहाँ से जो यहाँ पर निक बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, निक बनेगा, यानी कि यहाँ पर कट लगेगा आपका, ठीक है। निक बनने के बाद 3' OH आपका जो है अलग होगा, यहाँ से 3' OH अलग होगा और आपका 5' अलग होगा, ठीक है ना, 5' अलग होगा। देखो ये आपका 5' है, ये जो आपका निकल रहा है बाहर ये 5' एंड ये जो है, ये जो आपका आगे न्यू सिंथेसिस कर रहा है ये आपका 3', ठीक है। तो यहाँ पर 3' जो है कंटिन्यू, यानी कि लीडिंग स्टैंड में लीडिंग तौर से आपका क्या करना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर देखो टेम्पलेट, अब ये टेम्पलेट क्या होता है हम अभी बात करेंगे कि आपका टेम्पलेट क्या होता है। तो यहाँ पर इसको एक ढांचा मिल गया है, ठीक है ना, एक खाँचा मिल गया है, और खाँचे को हिंदी में इंग्लिश में क्या देते हैं, टेम्पलेट, ठीक है ना। यानी कि देखो आपने देखा होगा अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, तो आपको किसी न किसी खाँचे की ज़रूरत पड़ती है। घर में ऐसा समझो जैसा जब दीपावली होती है ना, जब होली होती है तो गुंजिए वगैरह बनती है, ठीक है ना, गुंजिए बनाने वाली मशीन आती है। तो वो गुंजिए जिस पे बनती है, गुंजिए बनाने वाली जो मशीन है वो एक प्रकार का टेम्पलेट है। तो सेम टेम्पलेट यहाँ पर ये वाला जो अंदर वाला सर्कुलर, ये जो सर्कुलर डीएनए है ये प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि ये एक प्रकार का ढांचा प्रोवाइड करवा रहा है, जिसको देखकर जिसके कॉम्प्लीमेंट में आपके जो डीएनटीपी हैं वे जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो देखो ये जैसे कि खाली था, अब खाली था, इस पर डीएनटीपी आएंगे, इस पर क्या आने वाले हैं, डीएनटीपी आकर के लगेंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर रोलिंग में बस खाली ये था कि आपका जो है रोल में एक क्या बनने वाला है, निक बनेगा। निक बनने के बाद एक बाहर निकलेगा, एक जो सर्कुलर है स्टैंड है वो बाहर निकलेगा, दूसरा अंदर ही रहेगा, ठीक है ना, जिस पे जो है कंटिन्यू क्या होने वाली है, आपका पॉलीमराइजेशन होने वाला है, एंड दूसरा आपका बाहर निकलेगा। और ये बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, ये बाहर निकलने के बाद अपने आप को डबल सर्कुलर करेगा, ठीक है ना, डबल सर्कुलर करेगा। तो ये था आपका रोलिंग, ठीक है ना, ये था आपका रोलिंग मेथड। दूसरा था आपका ठिटा मेथड, ये आता है ठिटा। अब इसको ठिटा क्यों बोलते हैं, तो देखो ये भी आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए होता है मोस्टली उसमें पाया जाता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर कंडीशन ये आती है, मान लो ये कोई भी आपका एक डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है, मान लो ये आपका कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये मैंने बना दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक क्या बनेगी, यहाँ पर एक बबल बनेगा, यहाँ पर एक बबल बनेगा। अगर मैं आपको बबल बना करके दिखाऊं तो मान लो इसको मैं नीचे लेकर के जाता हूँ और इस प्रकार से थोड़ा सा आपका ये बबल बनेगा। ये जो है मैंने
बना दिया है। ये अब आपका क्या बना, ये आपका यहाँ पर बबल बन गया, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ये बबल बन गया, ठीक है। अब ये जो बबल बनेगा यहीं से आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहीं से क्या होने वाला है, जहाँ से आपका बबल बना है यहीं से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये थोड़ा ठिठा का टाइप का चमकेगा, ठीक है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये देखो, ये आपका पहले कोई सर्कुलर डीएनए था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बबल बना, यहाँ पर क्या बना, बबल बना, यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क बनी, ठीक है ना। बबल बाद में रेप्लिकेशन फोर्क में तब्दील हो जाती है और ये स्ट्रक्चर बना लेता है ठिठा जैसा। ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको, ठिठा जैसा, इसलिए इसको ठिठा मॉडल कहा गया। ठिठा मॉडल। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये मैं अगर बनाना चाहूँ इसका डायग्राम तो देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि स्टार्टिंग में मान लो ये डबल सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो है ये फोर्क बनी, ये क्या बनी, फोर्क बनी। अब जो नया डीएनए बनेगा, नया जो डीएनए बनेगा वो एक इसके ऊपर बनेगा एंड एक इसके ऊपर बनेगा एंड सेम ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा एंड ये सेम का सेम ऐसे रहने वाला है। तो देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये आकर के दो लच्छों जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, यहाँ पर दो लच्छे बन जाएंगे। इन दो लच्छों को बोलते हैं कैटेनेशन। इन दो लच्छों को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर टोपो आइसोमरेज आएगा एंड टोपो आइसोमरेज पहले यहाँ पर कट करेगा, कट करने के बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसको सील कर देगा। यहाँ पर देखो दो इस प्रकार के आपको डीएनए, दो सर्कुलर डीएनए आपको अलग मिल जाएंगे, दो सर्कुलर डीएनए आपको अलग मिल जाएंगे। तो ये था आपका थीटा मॉडल, ये था आपका थीटा मॉडल। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका कैटेनेशन होता है, डीकैटेनेशन कैसा होता है, केवल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये, ठीक है। तो पहला था आपका रोलिंग, फिर था आपका थीटा मॉडल, जो कि दोनों के दोनों कहाँ पर पाए जा रहे हैं, दोनों के दौरान आपके पाए जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लीनियर में, ठीक है ना। इसके बाद किस में बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे, जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जो कि आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल स्टैंड इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, डबल स्टैंड इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये लीनियर टाइप में, ये जो आपको लीनियर टाइप में रहेगा, यानी कि ये देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका एक प्रकार से पहले बनेगा बबल, पहले बनेगा बबल, बबल बनने के बाद ही यहाँ पर फिर फोर्क बन जाएगी, फोर्क बनने के बाद यहाँ पर फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ लीनियर डीएनए था। तो ये था अभी तक बेसिक जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले देखो आप यहाँ पर कुछ और बात जान लो कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीटा मॉडल हो, रोलिंग हो या फिर लीनियर रेप्लिकेशन हो, थोड़े उसके कैरेक्टर जान लो कि कैरेक्टर क्या होते हैं। तो जो देखो थीटा, मान लो यहाँ पर मैं पहले लेकर के चल रहा हूँ थीटा, थीटा एंड रोलिंग दोनों के दोनों यहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पीके में पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, पीके यानी कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इतनी बात याद रख लेना। दोनों के टेम्पलेट कैसे होते हैं, अभी देखो टेम्पलेट क्या चीज़ है, टेम्पलेट क्या बना है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ये आपका खाँचा है, ये जो खाँचा है ये यहाँ पर कैसा दिख रहा है, यानी कि देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये तो आपका बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया। अब ये जो अंदर का स्टैंड है, ये जो अंदर का स्टैंड है ये खाँचे की तरह काम करेगा, यानी कि टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो रोलिंग सर्कुलर में टेम्पलेट कैसा है आपका, सर्कुलर टाइप का, ठीक है ना, सर्कुलर टाइप का। यहाँ पर भी थीटा मॉडल में भी जो आपका टेम्पलेट है वो कैसा है, वो भी आपको सर्कुलर टाइप का मिलेगा, वो भी सर्कुलर टाइप का मिलने वाला है। बट लीनियर में जब आप देखोगे तो लीनियर में यहाँ पर आपको सर्कुलर ना मिल करके यहाँ पर आपको लीनियर मिलेगा, ठीक है ना, लीनियर आपको टेम्पलेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट कैसा होगा, थीटा में एंड रोलिंग सर्कुलर में आपका सर्कुलर टाइप का होगा, लीनियर में आपका लीनियर टाइप का होगा। एक्चुअल में जो टेम्पलेट होता है उसी के बेस पर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नामकरण करते हैं कि किस प्रकार का रेप्लिकेशन आपका पाया जाता है, ठीक है ना, किस प्रकार का रेप्लिकेशन आपका पाया जाता है। दोनों चीज़ ये याद रख लेना। इसके बाद ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टैंड, यानी कि ब्रेकेज यानी कि कहाँ पर कट लगेगा। अब देखो कट कहाँ पर लग रहा था, केवल और केवल यहाँ पर रोलिंग सर्कुलर मेथड में ही कट लग रहा था, यानी कि यहीं पर आपका निक बनना था केवल और केवल। जबकि आप थीटा में देखो तो यहाँ पर कोई निक नहीं बनना है, यहाँ पर बनना है फोर्क आपके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनना है, एक प्रकार से बबल बनना है, जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, तो यहाँ पर गुब्बारा फूल रहा है, यहाँ पर
कोई भी निक नहीं लग रहा, जबकि रोलिंग सर्कुलर में आपका निक बनना है। लीनियर में भी कोई भी किसी प्रकार का कट नहीं लग रहा है। तो ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टैंड ओनली ऑन रोलिंग सर्कुलर में होगा, ठीक है ना। कहाँ पर होगा? रोलिंग सर्कुलर में होगा, यहाँ पर आपका निक बनेगा, ठीक है ना। बाकी ना तो आपका थीटा में बनने वाला एंड ना ही आपका लीनियर में भी किसी प्रकार का ब्रेकेज लगने वाला है। इसके बाद नंबर ऑफ रैप्लिकोन। रैप्लिकोन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रैप्लिकेशन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ रैप्लिकेशन यानी कि ओराई रीजन की बात करेंगे हम, तो ओराई रीजन की जब हम बात करेंगे तो याद रख लेना प्राकैरियोटिक में चाहे रोलिंग हो चाहे आपका थीटा हो, वहाँ पर केवल और केवल एक ही जगह यानी कि इस पूरे के पूरे प्लाज्मिड में आपको एक ही ओराई मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक ही ओराई आपको मिलने वाला है रोलिंग सर्कुलर में। इसी प्रकार में थीटा में भी एक ही जगह आपको क्या मिलेगा? एक ही जगह आपको ओराई रीजन मिलेगा, ठीक है ना। एक ही जगह ओराई रीजन मिलेगा। जबकि जो लीनियर होगा, लीनियर में आपको काफ़ी जगह, मान लो ये कोई सा भी आपका, मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। मान लो ये कोई आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका कोई सा भी डीएनए है। तो ये देखो, या तो ओराई रीजन यहाँ पर भी हो सकता है, ओराई रीजन यहाँ भी हो सकता है, ओराई रीजन यहाँ पर भी हो सकता है। यानी कि लीनियर में जो रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काफ़ी सारी जगह होते हैं, यानी कि मैनी रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैनी रेप्लिकोन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा एंड रोलिंग सर्कुलर में आपके 1 ओराई रीजन पाए जाएंगे, जबकि लीनियर में आपका बहुत सारे जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ओराई रीजन पाए जाते हैं, यानी कि रेप्लिकोन नंबर काफ़ी सारे होते हैं। इसके बाद यूनी डायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल, यानी कि जो रेप्लिकेशन होता है, याद रख लेना, जो रेप्लिकेशन होता है वो एक दिशा में होगा या फिर आपका दोनों दिशा में होगा। यूनी मतलब एक दिशा, बाई मतलब दो दिशा। तो यहाँ पर आप खुद देखो, कि जो आपका निक था, रोलिंग था, वहाँ पर आपका एक ही दिशा में यहाँ पर क्या होने वाला है? एक ही दिशा में आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि इसी दिशा में आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये इसी दिशा में आपका आगे बढ़ने वाला है, चाहे आपका कोई सा भी स्टैंड हो। ये इस दिशा में बढ़ेगा, ये जो दूसरा स्टैंड हुआ है ये भी इसी दिशा में बढ़ेगा, यानी कि ये एक ही दिशा में आपका आगे बढ़ने वाला है। तो रोलिंग सर्कुलेशन में कह सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। जबकि थीटा, अगर आप थीटा में बात करोगे तो थीटा में ये कैसा हो सकता है? ये आपका जो है बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्क बन नहीं है, यहाँ पर फोर्क बन नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखो आपकी लीडिंग स्टैंड भी बनेगा एंड आपका लैगिंग स्टैंड भी बनेगा। यानी कि अगर इधर के साइड में आपका लीडिंग बनेगा तो ये आपका लैगिंग बनेगा, ठीक है ना। ये लैगिंग बनेगा, ये आपका फिर दोबारा से लैगिंग बनेगा एंड ये लीडिंग बनेगा। अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका लैगिंग बनेगा, तो अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अभी देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो आपका थीटा मॉडल है, यहाँ पर भी आपका क्या पाया जा रहा है? ये आपका बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है एंड यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है। बट रोलिंग सर्कुलर आपका ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है एंड आपका जो आपका लीनियर होता है वो भी आपका वाई डायरेक्शनल होता है। वो भी कैसा होता है? वाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि आपका जो है इधर की साइड में भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड आपका इधर की साइड में भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा। दोनों साइड में आपका जो है डीएनए रेप्लिकेट करेगा। देखो आपने अभी तक क्या देखा होगा? आपने इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन देखा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से देखा होगा, या फिर आपने कुछ इस प्रकार से फोर्क देखी होगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये अधूरी फोर्क रहती है, ये पूरी फोर्क, ये पूरी की पूरी एक फोर्क होती है, ठीक है ना। अभी बात करेंगे कि फोर्क क्या होता है, किस प्रकार से बाइसेप क्या होता है, क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लीनियर रेप्लिकेशन में आपका बाई डायरेक्शनल होता है। लीनियर में कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। अब इनका प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, यानी कि हमें कितने कितने रेप्लिकेट डीएनए मिलेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। थीटा में हमें 2 सर्कुलर डीएनए मिलेंगे, ठीक है ना। थीटा में क्या मिलेगा? 2 सर्कुलर डीएनए मिलेंगे। इसके बाद रोलिंग में क्या मिलेगा कि एक तो सर्कुलर मिलेगा, दूसरा हमें लीनियर मिलेगा, बट वो लीनियर बाद में सर्कुलर में बदल जाएगा। लीनियर बाद में क्या बदल जाएगा? सर्कुलर में बदल जाएगा। इसके बाद लीनियर में हमें क्या मिलेंगे?
2 स्टैंड मिलेंगे, यानी कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है थोड़े से कैरेक्टर आपके किसके, थीटा के, रोलिंग के एंड लीनियर के, जो कि आपको याद होने चाहिए। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बना करके लिखा है कि कहाँ पर प्रोडक्ट, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए किसमें कितना ओराई पाया जाता है। ठीक है ना, किसमें कितना ओराई पाया जाता है, तो याद रख लेना थीटा एंड रोलिंग, थीटा एंड रोलिंग में एक एक ओराई पाया जाता है, जबकि जो लीनियर होता है उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा ओराई पाए जाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ओराई आपके पाए जाते हैं। इसके बाद रेप्लिकेशन पे हम अभी चलेंगे। ठीक है ना, मेनली क्या होता है, रेप्लिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है वो देखो कि रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए स्टैंड फ्रॉम ए डबल स्टैंडर्ड पेरेंटल डीएनए। कहने का मतलब क्या है, अभी देखो हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जर्नल इंट्रोडक्शन। क्या मतलब है कि आपके पास कोई सा भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, मान लो ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होने वाला है, आपका जो है रेप्लिकेशन होगा, यानी कि आपको इसके जैसे 2 जो है क्या मिलने वाले हैं, डीएनए मिलने वाले हैं। इसी को ही रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है रैप्ली, रैप्ली मतलब होता है कॉपी, रैप्ली मतलब होता है, रैप्ली का मतलब होता है कॉपी, याद रख लेना, रैप्ली का मतलब होता है कॉपी, एंड आपका सन TION जो लगा है इसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है ना, इसका मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको एक की दूसरी कॉपी मिले। ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर आपको कॉपी मिले। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी आपको केवल और केवल समझा रहा हूँ, अभी आपको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। फिर अगर हम स्टेज की बात करेंगे रेप्लिकेशन के, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, याद रख लेना आपका जो है 3 फेज होती है। एक होती है इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग फेज, दूसरी होती है इलोंगेशन फेज, दूसरी कौन सी होती है, इलोंगेशन फेज होती है, तीसरी होती है टर्मिनेशन फेज। ये 3 फेज ही आपकी जो है, चाहे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो चाहे आपका यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो, तीनों में यही चलने वाली है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन होता है आपकी स्टार्टिंग। ठीक है ना, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग। इलोंगेशन मतलब जब आपकी जो रेप्लिकेशन स्टैंड होता है वो आगे बढ़ता है, यानी कि उसमें जो है इलोंगेशन होता है। टर्मिनेशन यानी कि उसको ऑफ कर देना, यानी कि वहाँ पर जो है टर्मिनेशन कर देना। तो यहाँ पर 3 ही चीज़ होने वाली है। पहली आपकी स्टार्टिंग, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दूसरा रेप्लिकेशन का इलोंगेशन होगा, यानी कि रेप्लिकेशन आपका जो है बढ़ना स्टार्ट होगा, तीसरा ये जो रेप्लिकेशन ये जो बढ़ रहा है ये आपका स्टॉप होगा। ये क्या होगा, आपका स्टॉप होगा, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हमको ये 3 ही चीज़ आपकी देखनी है। अब देखो, अगर मैं आपसे कुछ थोड़ी बात करूं तो चलो मैं आपसे थोड़ा सा यहीं पर आपसे जिक्र कर लेता हूं कि मैंने आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम्स क्या चीज़ करता है, कौन सा फंक्शन करता है। थोड़ी अपनी जो है क्लियरिटी बढ़ा लेना, थोड़ी अपनी क्लियरिटी बढ़ा लेना, या फिर मैं इसको आपको अलग ही पेज पर बता देता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको अलग ही पेज पर बता देता हूँ। तो बात करते हैं हम एंजाइम्स के बारे में, बात करते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। देखो भाई साहब, एंजाइम्स पढ़ना है, बड़े ही ध्यान से समझ लेना। पहला एंजाइम है आपका हेलिकेज। पहला एंजाइम क्या है, पहला एंजाइम आपका हेलिकेज, हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है, ये एक्चुअल में इसका देखो, इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन भी कर सकता है, याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन भी कर सकता है, फॉर्मेशन भी कर सकता है। लेकिन मोस्टली काम क्या होता है इसका, ब्रेक डाउन करने का। ठीक है ना, मोस्टली काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करने का, कि हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि जो डीएनए की अनबाइंडिंग होती है। ठीक है ना, डीएनए की अनबाइंडिंग में काम करता है। अब अनबाइंडिंग से क्या मतलब है, तो भाई साहब अभी बता रहा हूँ, अनवाइंडिंग आपको ये करवाएगा। यानी कि मान लो डीएनए पहले इस प्रकार से था, ठीक है ना, डीएनए इस प्रकार से था, यहाँ पर आपके जो कि क्या थे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए थे। तो इस हेलिकेज ने क्या काम किया, ये हेलिकेज जो है ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यानी कि इस प्रकार से ये जहाँ पर भी जा कर के जुड़ेगा वहाँ पर ये जो है क्या बना देगा, इसको अनबाइंड कर देगा। यानी कि यहाँ के जो आपके यहाँ पर
मान लो डीएन यहाँ पर हेलिकेज आकर के जुड़ा था, तो जो इसके पास के हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वे टूट जाएंगे। आपको भी पता होगा ना कि ये जो डीएनए होता है, मान लो अगर ये डीएनए है तो ये आपका किससे जुड़ा है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये था आपका हेलिकेज का काम। दूसरा आपका जो एंजाइम्स आता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम आपका कौन सा आता है, टोपोआइसो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोपोआइसोमरेज। अब ये टोपोआइसोमरेज क्या काम करेगा कि भाई साहब देखो, टोपोआइसोमरेज काम करेगा कि ये जो आपका डीएनए, मान लो ये कोई भी आपका ये डीएनए था, ठीक है ना, ये डीएनए था। तो देखो अब ये जो है मैं पूरा एक प्रकार से इसको बना देता हूँ। ये अब मान लो अगर इसे बीच में से खोलना है, इसे बीच में से खोलना है, तो बीच में से खोलना है, अगर आप कोई भी रबड़ लो, रबड़ को आप लपेटा मारो, ठीक है ना, लपेटा मारो एंड देखो जैसे कि ये है, जैसे कि मेरी कोई भी ये एयरफोन है, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसे यहाँ पर मैंने लपेटा मान लिया इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये लपेटा लग गया। अब अगर मैं इसे बीच में से खोलूँगा, इस जगह पर से, इस जगह पर से खोलूँगा, तो यहाँ पर देखो जो इसका ये इधर की साइड में ये चीज़ थी, ये क्या होगी, अब ये यहाँ पर ये आके स्टोर हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ से ब्रेक डाउन होने का जो है खतरा रहता है। यहाँ से क्या होता है, जैसे ही मैंने इसे बीच में से खोला, ओपन किया, तो अब देखो यहाँ पर पहले मैंने इसमें काफ़ी सारे जो थे लपेटे मान लिए। अब मैं जैसे इसको यहाँ से खोलूँगा, यहाँ से खोलूँगा इसको, तो ये इधर की साइड में क्या होगा, यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकेज ना हो, इस जगह पर ब्रेकेज ना हो, जैसा खोलता जाऊँगा ये और ज़्यादा स्टार्ट होता जाएगा, तो यहाँ पर ब्रेकेज ना हो, इसके लिए टोपोआइसोमरेज काम करता है। यानी कि ये सुपर कोइलिंग जो हो रही है, जो डीएनए के अंदर सुपर कोइलिंग हो रही है, इसको बोलते हैं सुपर कोइलिंग। इसको क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। तो ये सुपर कोइलिंग से बचाता है। ये क्या करता है, सुपर कोइलिंग से बचाता है। टोपोआइसोमरेज आपका 5 टाइप का होता है, याद रख लेना, और 5 प्रकार में से आपके 5 के फंक्शन अलग होते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या काम करता है, ये आपका ब्रेक भी करेगा। यानी कि देखो जैसे जैसे यहाँ पर कोइलिंग बढ़ती जाएगी ना, सुपर कोइलिंग बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा कट करता चला जाएगा एंड इसको अपने आप ही इसको विदाउट लाइगेज ये जोड़ता भी चला जाएगा। यानी कि जो सुपर कोइलिंग है ना, उसको क्या करेगा, ये हटाता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो टोपोआइसोमरेज को याद रख लेना, ये सुपर कोइलिंग से बचाता है, सुपर कोइलिंग से ये बचाता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपका न्यूक्लियेज एंजाइम्स आते हैं, ठीक है ना। कौन से एंजाइम आते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम आते हैं। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम्स भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियेज एंजाइम्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके एंडो, याद रख लेना, एक होते हैं आपके एंडो एंड दूसरे होते हैं आपके एक्जो। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं आपके एक्जो। यानी कि अगर मैं कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना दूँ, मान लो ATGCCTA, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंडो क्या काम करेगा, एंडो यहाँ पर कट कर सकता है, यहाँ पर। यानी कि अगर बीच में कट करना हो तो एंडो करेगा। लेकिन जब बारी एक्जो की आएगी तो एक्जो आपको बाहर की साइड में कट करेगा। यानी कि या तो ये यहाँ कर सकता है या फिर यहाँ पर कट कर सकता है। ये जो है बाहर का, यानी कि एंड का हिस्सा ही ये कट कर सकता है, एंड का हिस्सा ही ये कट कर सकता है। तो इतनी बात आप जो है याद रख लेना। फिर आपके चौथे नंबर पर आता है रेप्लिकेज एंजाइम्स। चौथे नंबर पर कौन सा एंजाइम्स आएगा, रेप्लिकेज एंजाइम्स आते हैं। अब ये रेप्लिकेज क्या होते हैं, रेप्लिकेज आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा, बट ये रेप्लिकेज क्या करते हैं, ये पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, मिसमैच रिपेयर का काम करते हैं। तो देखो रेप्लिकेज एंजाइम को हम 3, वैसे तो आपको जो प्राकैरियोटिक होता है याद रख लेना, प्राकैरियोटिक में जो रेप्लिकेज एंजाइम्स होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। वे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डीएनए पॉलीमरेज ए, अब कुछ आपको याद आ रहा होगा, डीएनए पॉलीमरेज ए, डीएनए पोल फर्स्ट, ठीक है ना, डीएनए पोल फर्स्ट, पोल सेकंड। मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, पोल सेकंड, ठीक है, पोल
सेकंड, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड डीएनए पॉलीमरेज 5, डीएनए पॉलीमरेज 5। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि पहले जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये सारी की सारी एक्टिविटी कर लेता है, यानी कि इसके पास क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन भी करवा लेता है, याद रख लेना, ये पॉलीमराइजेशन भी करा लेगा, ये प्रूफ रीडिंग भी करा लेगा, ये प्राइमर का रिमूवल भी करा लेगा, ठीक है ना। अभी ये सब आगे आपको मिल जाएंगे कि प्राइमर का रिमूवल कैसा होता है, किस प्रकार से आपका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आगे मिल जाएंगे, बट केवल आप अभी यहाँ पर ये याद रख लेना कि रेप्लिकेज एंजाइम को अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ए, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद रख लेना यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में जो आपका रियल पॉलीमरेज होता है, जिसके थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, पॉलीमर ए के थ्रू, ठीक है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है रेप्लिकेशन करता है और इसका जो असिस्ट करता है, यानी कि इसका जो असिस्टेंट है वो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है। ऐसा क्यों होता है अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। ये केवल अभी बेसिक लेक्चर है जिसमें मैं केवल अभी आपको इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ। सब्जी हम बाद में बनाएंगे, यानी कि हम जो है जो भी अपना खाना है वो बाद में पकाएंगे। अभी मैं यहाँ पर केवल और केवल आपके लिए इंग्रेडिएंट जो है इकट्ठा कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका रेप्लिकेज हो गया। नंबर 5 का एंजाइम होता है आपका लाइगेज। नंबर 5 का एंजाइम होता है आपका डीएनए लाइगेज भी बोल सकते हैं उसको, एंड आपका लाइगेज के नाम से भी ये जाना जाता है। लाइगेज क्या काम करता है, जितने भी आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं या फिर जहाँ पर अगर कोई गैप की फीलिंग होनी हो, ठीक है ना, मान लो ये कोई स्टैंड था, स्टैंड में ये कट लगा हुआ है इतना, ठीक है ना। अब इस कट को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम्स की ज़रूरत होगी उसको बोलेंगे डीएनए लाइगेज। उसको क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेज बोला जाता है, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि लाइगेज क्या काम कर रहा है, ये सीलिंग का काम कर रहा है, ये सील करने का काम करेगा। तो ये कुछ आपके एंजाइम्स थे, ये कुछ क्या थे, एंजाइम्स थे, ये बात आप याद रख लेना। इसके बाद आपकी काफ़ी सारी और प्रोटीन आती हैं। अगर मैं प्रोटीन की यहाँ पर बात करूँ तो देखो आपकी जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपकी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि क्या काम करती है, रीवाइंडिंग से आपको जो है बचाती है। ये क्या काम करती है, ये रीवाइंडिंग याद रख लेना, रीवाइंडिंग से बचाती है यहाँ, ठीक है ना। यानी कि रीवाइंडिंग का क्या मतलब है भाई साहब, वो समझो कि मान लो ये दोबारा से मैंने एयरफोन ले ली, ठीक है ना, एयरफोन ले ली। अब एयरफोन में से जैसे मैं यहाँ से इसको जो है बीच में से खोलूँगा, बीच में से इसको खोलूँगा तो ये दोबारा से जो है ये दोबारा से रिवाइंड ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ठीक है ना। ये मान लो मैंने ये खोल दी थी, ये दोबारा से इस प्रकार से ना चले जाए, तो रिवाइंडिंग से बचाने के लिए एसएसबी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या हो रहा था यहाँ पर, ये देखो ये कोई भी आपका डीएनए था, मैंने ये डीएनए यहाँ से खोला, ठीक है ना, ये डीएनए मैंने यहाँ से खोला। अब यहाँ से ये जो एसएसबी आती है ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाती है, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाती है, जिससे कि ये दोनों आपस में फिर दोबारा से ना मिल पाए, ठीक है ना, जिससे ये दोनों फिर दोबारा से ना मिल पाए। तो ये काम होता है आपका एसएसबी का। फिर इसके बाद आपका हेलिकेज लोडर प्रोटीन आती है। कौन सी आती है, याद रख लेना, हेलिकेज लोडर प्रोटीन आती है, जिसका काम क्या होता है, ये हेलिकेज को लोड करती है, ठीक है ना, ये हेलिकेज को लोड करती है। मान लो ये आपका कोई भी डीएनए था, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ओराई रीजन पाया जा रहा है। अब इस ओराई रीजन को पहचान करके ये हेलिकेज लोडर जो है ये लेकर के आएगी अपने साथ हेलिकेज एंजाइम्स को। ये किसको लेकर के आएगी, हेलिकेज एंजाइम्स को लेकर के आएगी, एंड ये इसको यहाँ पर ला करके लोड कर देगी। और लोड करने के बाद आपको पता है हेलिकेज क्या काम करेगा, अनबाइंडिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, अनबाइंडिंग का काम
करेगा। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एंजाइम्स में आपको और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर तो आ नहीं रहा है ये, अब मैं आगे लिख देता हूँ। जैसे कि एक एंजाइम होता है आपका प्राइमेज नाम का, ठीक है ना, यहाँ पर 6 नंबर डाल करके लिख रहा हूँ मैं। एक एंजाइम्स होता है आपका प्राइमेज नाम का, किस नाम का, प्राइमेज नाम का। अब ये प्राइमेज नाम का जो एंजाइम्स होता है ये क्या काम करता है, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो प्राइमर होता है, ये प्राइमर जो रहता है किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये प्राइमर। ठीक है ना, ये प्राइमर किसी भी डीएनए के इनिशिएशन में बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब ये जो प्राइमर होता है ये 3 प्रकार का बना हुआ होता है, या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का हो, ठीक है ना, या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का हो, या फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का हो, या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का हो, या फिर ये हाइब्रिड हो। ठीक है ना, या फिर ये हाइब्रिड हो, या फिर ये हाइब्रिड हो। ठीक है ना, तो इतनी बात याद रख लेना। अगर देखो, अगर ये अब मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूँगा प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोटिक्स की, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या जो प्राइमर होगा वो कैसा होने वाला है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है ना, और अगर मैं यूकैरियोट के रेप्लिकेशन की बात करूँगा तो यहाँ पर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में ये तीनों प्रकार के आपके जो है प्राइमर हो सकते हैं, तीनों प्रकार के प्राइमर हो सकते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को आपके लिए जो है थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को जब आप पढ़ते हो, डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले जो है जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, कॉर्नबर्न ने किया था। किसने किया था, कॉर्नबर्न ने किया था। ठीक है ना, और इन्होंने जो है इसके अंदर इसको किस में डिस्कवर किया था, ई कोलाई में डिस्कवर किया था। इतनी बात भी याद रख लेना, किस में डिस्कवर किया था, ई कोलाई में इन्होंने डिस्कवर इसको किया था। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि इसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि इसके पास 5 प्राइम, याद रख लेना 5 प्राइम। पहले तो एक बात याद रखो, पहले एक बात याद रखो आप, जब कभी भी आपका पॉलीमराइजेशन होता है, जब कभी भी आपका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन आपका किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा याद रख लेना, पॉलीमराइजेशन आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो है आपका पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है ना, यानी कि ये चाहे आपका प्राइमर का फॉर्मेशन हो, याद रख लेना, प्राइमर का फॉर्मेशन हो, प्राइमर के क्या हो, प्राइमर का आपका जो है प्राइमर का जो है फॉर्मेशन के साथ साथ चाहे पॉलीमराइजेशन हो, हमेशा डायरेक्शन कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन केवल और केवल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रूफ रीडिंग के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि अगर प्रूफ रीडिंग की बात करेंगे तो प्रूफ रीडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रूफ रीडिंग में आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखने को मिलेगा। इसके बाद चाहे कुछ भी हो रहा हो आपका, चाहे प्राइमर का रिमूवल हो, चाहे प्राइमर का एडिशन हो, प्राइमर का फॉर्मेशन हो, पॉलीमराइजेशन हो, XYZ कुछ भी हो, डायरेक्शन आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिलेगी। इस बात को पल्ले बांध लेना, यानी कि आपको जो है केवल और केवल एक जगह ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन मिलेगी। अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे कि सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन कहाँ पर होती है, तो ये केवल और केवल आपको एक जगह मिलेगी, कहाँ पर, प्रूफ रीडिंग के अंदर। जब आपकी प्रूफ रीडिंग चलेगी तब, बाकी चाहे आपका पॉलीमराइजेशन हो, चाहे आपका प्राइमर का रिमूवर हो, चाहे आपका प्राइमर का जो है वो वहाँ से हटाना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर सब में आपको क्या मिलने वाला है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज की। तो देखो भाई साहब, डीएनए पॉलीमरेज के पास ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है, चाहे वो 5 प्राइम टू, याद रख लेना, चाहे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम
पॉलीमराइजेशन हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉलीमराइजेशन हो, या फिर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर, याद रख लेना किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, प्राइमर का फॉर्मेशन हो, प्राइमर का फॉर्मेशन हो, या फिर 5 प्राइम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्राइमर का रिमूवल है, यहाँ पर प्राइमर का रिमूवल है, ना कि फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन आपका प्राइमेज करेगा, फॉर्मेशन कौन करेगा, प्राइमेज करेगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिमूवल है, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिमूवल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिमूवल है। इसके बाद यहाँ पर और क्या होने वाला है कि याद रख लेना आपका, यहाँ पर मैं दूसरा जो है पेन ले रहा हूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो, यहाँ पर ये कहलाता है एक्जो न्यूक्लियेज, क्या कहलाता है, एक्जो न्यूक्लियेज, जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो है प्राइमर रिमूव होता है, प्राइमर रिमूव होता है। तो एक्चुअल में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियेज होता है। और इसी डीएनए फर्स्ट के पास क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, याद रख लेना 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होने वाली है, प्रूफ रीडिंग होने वाली है, क्या होने वाली है, प्रूफ रीडिंग होने वाली है, प्रूफ रीडिंग होने वाली है। यानी कि ओवरऑल इसके पास 3 मेन फंक्शन आ गए, यानी कि अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो ये भाई साहब पॉलीमराइजेशन भी कराएंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर प्राइमर का रिमूवल हो रहा है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियेज प्राइमल रिमूवल एक्टिविटी को भी शो करेंगे। एंड तीसरा, ये क्या कराएंगे, ये प्रूफ रीडिंग भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना, प्रूफ रीडिंग भी आपका जो है करवाएंगे, इस बात को याद रख लेना। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास हमारे तीनों के तीनों सेट होते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन भाई साहब थे, इनको बोला गया क्लिनो, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट कौन थे, ये थे क्लिनो, ठीक है ना, क्लिनो साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्लिनो था। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने इस डीएनए पॉलीमरेज, याद रख लेना, इस डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर एक्चुअली मैं देखो मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको जो है जो लिखा हुआ है उसमें आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, तो उसी में ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, उसी में ही मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लीन फ्रैगमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मैंने जो आपको बताया है वो समझो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसके क्या फंक्शन होते हैं। जब हम बात करेंगे एंजाइम्स या प्रोटीन की, आप थोड़ा अपना जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा लेना और स्पेसिफिक फंक्शन देखने वाले हैं। डीएनए पॉलीमरेज किसने खोजा था, कॉर्न बर्न ने, किसने खोजा था, कॉर्न बर्न ने खोजा था। इसके पास एक्जो न्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, यानी कि जो रिमूव करती है आरएनए प्राइमर को, ठीक है ना, रिमूव करती है आरएनए प्राइमर को। और किस प्रकार से रिमूव करेगी ये 5, ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है ये रिमूव करेगी। एंड रिप्लेसेस विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, यानी कि यहाँ पर न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम्स, बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम्स। तो एक फंक्शन तो एक ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये पॉलीमराइजेशन भी कराएगा, ठीक है ना, ये पॉलीमराइजेशन भी कराता है। पॉलीमराइजेशन का किस डायरेक्शन में होगा, तो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका जो है पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है ना, ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अब इसके पास एक और एक्टिविटी आती है, याद रख लेना, उस एक्टिविटी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग, यानी कि आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग भी होने वाली है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 फंक्शन इसके इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करेंगे, तो ये रिपेयर करवाता है एंड ये असिस्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, यानी कि ये असिस्ट करेगा, असिस्टेंट बन के रहेगा किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए, ठीक है ना, डीएनए
पॉलीमरेज थर्ड के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो देखो भाई साहब, जब आपका न्यूक्लियोटाइड बेस जुड़ते हैं ना, यानी कि डीएनए पे रेप्लिकेशन होता है, तो इस डीएनए पॉलीमरेज की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होता है तो इस डीएनए पॉलीमरेज की जो एडिंग पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसी होती है आपकी? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को असिस्ट करेगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड थर्ड दोनों मिलकर के काम करते हैं। अब चलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को जो डिस्कवर किया था वो क्या था? आर्थर कोरनबर्ग ने, ठीक है ना। किसने किया था? आर्थर कोरनबर्ग ने किया था, जो कि बेटे थे यानी कि पुत्र थे किसके? कोरनबर्ग के, ठीक है ना, जो कि पुत्र थे किसके? कोरनबर्ग के, यानी कोरनबर्ग के सन थे। ये आपका मेन एंजाइम्स होता है, ठीक है ना। ये आपका कैसा होता है? मेन एंजाइम्स होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है। कहाँ पर? किस डायरेक्शन में? 5' to 3 डायरेक्शन में। और न्यूक्लियोटाइड कौन से? तो याद रख लेना, DNTP। किसको ये ऐड करेगा? DNTP को ये ऐड करेगा, ठीक है ना। डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेगा और यहाँ से 2 फॉस्फेट रिमूवल होते हैं, ठीक है ना। 2 फॉस्फेट रिमूवल होते हैं जिनको हम PPI बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? PPI बोलते हैं। अभी देखो ध्यान से सुन लो, मुझे पता है आपके समझ में इतना कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इसका एक प्रकार से अभी केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी केवल आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है आपके समझ में नहीं आ रहा, बट इसको मन लगा करके सुनो। इसको फिर जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना, तो आप इसको इंजॉय करोगे, ठीक है ना। तो अब तब आप इसको इंजॉय करोगे। इसके बाद प्रोकैरियोटिक में अगर मैं बात करूँ तो डीएनए, जो कि आपका डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 भी पाया जाता है, ठीक है ना। 4 और आपका 5 भी पाया जाता है। ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों के पास SOS एक्टिविटी को शो करते हैं। अब ये SOS एक्टिविटी क्या होती है? सेव अवर सोल? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो डीएनए 4 और 5 को भी हम पढ़ेंगे, बट इनको पढ़ेंगे म्यूटेशन के केस में, ठीक है ना। इनको पढ़ेंगे म्यूटेशन के केस में, तो इनको म्यूटेशन के लिए छोड़ दो भाई साहब, ठीक है। तो इनको मैं म्यूटेशन में पढ़ाऊंगा कि आपका SOS क्या होता है। यहाँ पर इसके बाद फिर दूसरा एंजाइम्स आपका आता है। ये तीनों के तीनों कैसे थे? ये रेप्लिकेज एंजाइम के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका काम होता है रेप्लिकेशन करवाने का, यानी कि ये मेन पॉलीमराइजेशन एंजाइम्स होते हैं। दूसरा एंजाइम्स आपका आता है हेलिकेज। हेलिकेज का क्या काम होता है कि ओपन द डीएनए हेलिक्स, यानी कि जब डीएनए आपका ऐसा था तो ये डीएनए को हेलिक्स को खोल देंगे, यानी कि इस प्रकार से एक बबल बना देंगे, ठीक है ना। यानी कि ओपन द डीएनए हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मेन काम क्या होता है इनका? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर रहते हैं? नाइट्रोजिनस बेस पर आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर का एंजाइम लाइगेज। लाइगेज का काम होता है सील करने का, यानी कि ये सील द गैप बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू क्रिएट वन कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड। और जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट अलग अलग थे उनको एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड में चेंज कर देगा, ठीक है ना। अभी देखेंगे आगे कि क्या होता है आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसके बाद नंबर 4 का जो एंजाइम्स आता है उसको बोलते हैं प्राइमेज। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमेज। ये प्राइमेज एंजाइम्स क्या कर देगा? ये सिंथेसिस आरएनए प्राइमर, ये सिंथेसिस करेगा आरएनए प्राइमर का। आरएनए क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, अभी इस बात को देख लेना। आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, इतना भी याद रख लेना। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नीड टू स्टार्ट रेप्लिकेशन, और जिसके थ्रू आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। किस प्रकार से ये आरएनए प्राइमर बनाएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका स्लाइडिंग क्लैंप। ये आपकी प्रोटीन होती है स्लाइडिंग क्लैंप नाम की। देखो स्लाइडिंग क्लैंप क्या होता है कि एक प्रकार से हुक होता है, ठीक है ना, एक प्रकार से हुक होता है। मान लो आपका कोई भी एक तार बंधा हुआ है, ये कोई भी एक तार बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब इस तार पे एक हुक लगा दिया जाता है, ये हुक है, ठीक है।
ये हुक है। अब इस हुक को हम सरका सकते हैं, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, इसको हम इस डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं एंड इसको हम इस डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से आपका स्लाइडिंग का काम करता है कि आपका जो है स्लाइडिंग जा रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, तो स्लाइडिंग का काम करते हैं। 30 आपका फिर इसके बाद एक और एंजाइम्स आ जाता है जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ये आपका 5 टाइप का होता है, जिसमें हम गायरेज फर्स्ट, गायरेज सेकंड, इस प्रकार के जो है हम एंजाइम्स को देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये देखो स्लाइडिंग क्लैंप का क्या काम होता है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप का क्या काम होता है कि हेल्प टू होल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है ना। एक प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करेगा इन प्लेस व्हेन न्यूक्लियोटाइड आर बीइंग एडेड, इन प्लेस व्हेन न्यूक्लियोटाइड आर बीइंग हेडेड, यानी कि जहाँ पर आपके जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है ऐड कराया जाना होता है, वहाँ पर आपका जो है पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है, तो उसको ये होल्ड करने का काम करता है। अभी देखेंगे स्लाइडिंग कहाँ पर हमारा किस प्रकार से होता है। फिर टोपोआइसोमरेज की जब हम बात करते हैं तो ये आपको किस चीज़ से बचाता है, सुपर कोइलिंग से बचाता है, यानी कि हेल्प रिलीव द स्ट्रेस ऑन डीएनए व्हेन अनवाइंडिंग बाय द कोजिंग ब्रेक एंड द रीसीलिंग द डीएनए। आपका जो क्या करेगा कि जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मान लो ये आपके क्या है, ये आपके कोई भी एक प्रकार से डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जैसा हम इसे बीच में से खोलेंगे, यहाँ से बीच में से खोलेंगे तो देखो अब इस साइड में देखो ये आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सुपर कोइलिंग हो रही है, तो इस सुपर कोइलिंग को ये बचाएगा। अब बचाएगा कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कट करेगा, कट करने के बाद इसे सील करेगा, रीसीलिंग करेगा इसकी, ठीक है ना। तो टोपोआइसोमरेज के पास दोनों एक्टिविटी होती है, यानी कि कट भी मारेगा और कट मारने के बाद रीसीलिंग भी कर देगा, ठीक है ना, रीसीलिंग भी कर देगा। एक्चुअल में जो ये मेन होता है प्रोकैरियोटिक में मेन होता है वो टोपोआइसोमरेज सेकंड होता है, ठीक है ना, जिसको हम गायरेज सेकंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गायरेज सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो भाई साहब इस बात को याद रख लेना, गायरेज सेकंड। देखो मैं अब यहाँ पर इसलिए लिखता हूँ भाई साहब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा लिखने बैठ गया ना, मेरे पे यहाँ पर कोई पेंसिल नहीं है, मैं माउस से काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है, अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आप समझ सकते हो। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है दोबारा से आप जो है लेक्चर को देख सकते हो, दोबारा को लेक्चर को देख सकते हो। इसके बाद फिर प्रोटीन आ जाती है आपकी सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। कौन सी, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है कि रिवाइंड होने से बचाती है। ये क्या करती है, वाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू अवॉइड डीएनए रिवाइंडिंग बैक, यानी कि जिसके कारण जो आपका जो भी आपका जो डीएनए है वो रिवाइंड ना हो। अब यहाँ पर बच्चे टोपोआइसोमरेज एंड एसएसबी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन दोनों का काम क्या होता है, आप इन दोनों का सेपरेटली काम समझा दो। तो देखो भाई साहब मैं इनका सेपरेटली आपको जो है फंक्शन बता रहा हूँ, तो इनका काम क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसएसबी को, ठीक है ना, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एसएसबी को। एसएसबी कहाँ पर काम कर रहा है, मान लो ये कोई भी आपका डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई भी आपका मैं यहाँ पर एक डीएनए बना रहा हूँ, ये आपका मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर बना दिया डीएनए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक प्रकार की फोर्क बन गई है, यहाँ पर क्या बन गई है, एक प्रकार से फोर्क बन गई है, यानी कि ये अनवाइंड हो चुका है। ये कैसा हो चुका है, ये आपका अनवाइंड हो चुका है। ये कैसा हो चुका है, ये अनवाइंड हो चुका है। अनवाइंड होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो एसएसबी है, एसएसबी यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ठीक है ना, एसएसबी यहाँ पर आकर के लग जाएगा जब ये अनवाइंड होगा, एंड इधर की साइड में ये यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के लग जाएगा, जिससे क्या हो, ये दोबारा से रिवाइंड ना हो, ये दोबारा से रिवाइंड ना हो। तो ये कहाँ पर लग रहा है, सिंगल स्टैंड पे लग रहा है, डीएनए के सिंगल स्टैंड पे लग रहा है। अब बारी आती है टोपोआइसोमरेज की, अब बारी किसकी आती है,
टोपो आइसोमरेज की बारी आती है। तो टोपो आइसोमरेज कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। मैं दूसरे पेन से इसका यूज कर लेता हूँ। टोपो आइसोमरेज के लिए ये ले लेता हूँ मैं, ये वाला कलर। एंड टोपो आइसोमरेज आपका इस जगह पर आकर के लगता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आकर के लगेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो पोर्शन आप देखो, जैसे ये इधर को जाएगा तो इधर की जो गांठ है, ये जो इधर की गांठ है, ये बढ़ती हुई चली जाएंगी। ये कैसे होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी, यानी कि इलझती हुई चली जाएंगी। तो ये यहाँ पर ये इल्झन ना आए, सुपर कोइलिंग ना हो, यानी कि सुपर कोइलिंग ना हो, तो उसको बचाने के लिए टोपो आइसोमरेज आता है। कौन आता है, टोपो आइसोमरेज आपका आता है, ठीक है ना। तो अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपका एसएसबी कहाँ पर काम कर रहा है एंड टोपो आइसोमरेज कहाँ पर काम कर रहा है। एक्चुअल में जो ये टोपो आइसोमरेज होता है, ये कौन सा होता है, गायरेज सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सा होता है, गायरेज सेकंड होता है, ये होता है गायरेज सेकंड। तो आप इस बात को भी याद रख लेना। इतनी बात याद हो गई, बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, आपकी इतनी बात याद होनी चाहिए थी। अब देखो, अब क्या होता है कि आपका जो इकोलाई यानी कि जो आपके पीके होता है, पीके एंड ई के में जितने भी ये मैंने आपको बताया, चाहे हेलिकेज हो, लोडिंग हेलिकेज हो, सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एसएसबी हो, प्राइमिंग हो, प्राइमेज जिसको बोलते हैं, स्लाइडिंग लैंप हो, इनको प्रोकैरियोटिक में अलग नाम से एंड यूकैरियोटिक में अलग नाम से एंड वायरस में अलग नाम से। तो वायरस में तो खैर आपसे कोई पूछता नहीं है, बट पीके एंड ई के में आपको पता होना चाहिए कि किसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कि किसको किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपकी याद ये टेबल नहीं होती तो समझ लो आपका जो है पढ़ना बेकार है। चाहे आप प्रोकैरियोटिक कितना ही पढ़ लो, वो सब चीज़ बेकार है जब तक आपकी याद ये वाली टेबल नहीं होती, ठीक है ना। ये बात रियलिटी है। बैठो और बैठने के बाद याद इसको देखो। तो देखो, हेलिकेज को हम ई कोलाई यानी कि पीके के अंदर क्या बोलते हैं, डीएनए बी। हेलिकेज को क्या बोलेंगे, डीएनए बी। यूकैरियोट में इसको बोलेंगे एमसीएम कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक में क्या बोलेंगे, एमसीएम कॉम्प्लेक्स। लोडिंग हेलिकेज या फिर हेलिकेज लोडर, ठीक है ना। लोडिंग हेलिकेज या फिर हम इसको हेलिकेज लोडर के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं डीएनए सी इन द पीके एंड CDC6 एंड CD याद रख लेना। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर CDC6 एंड CDT1 यहाँ पर यूकैरियोटिक में हेलिकेज लोडर, ये हेलिकेज लोडर है, ठीक है ना, ये हेलिकेज लोडर है। फिर इसको लोडिंग हेलिकेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका लोड करवाता है किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे हेलिकेज को। तो पीके में इसको बोलेंगे डीएनए सी, जबकि ईके में बोलेंगे इसको CDC6 एंड CDT1। इसके बाद एसएसबी, ये है आपकी एसएसबी यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड मेंटेनेंस या फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो पीके में इसको एसएसबी के नाम से जानते हैं, जबकि ईके में इसको बोला जाता है आरपीए। इसको क्या बोला जाता है, आरपीए। फुल फॉर्म अगर इसकी देखनी हो तो भाई साहब आगे लिखी हुई है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फुल फॉर्म तो आपको देखो, फुल फॉर्म याद करने के चक्कर में रहोगे तो बेकार हो जाओगे, फुल फॉर्म आप इसलिए आप छोड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमेज के बारे में, ठीक है ना। प्राइमेज के बारे में बात करेंगे, याद रख लेना। ये है आपका क्या, प्राइमेज। तो प्राइमेज को हम ई कोलाई में कहते हैं डीएनए जी। क्या बोलते हैं, डीएनए जी। जबकि यूकैरियोट्स में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोल अल्फा या फिर प्राइमेज। पोल अल्फा या फिर प्राइमेज के नाम से यूकैरियोटिक्स में जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे स्लाइडिंग क्लैम्प के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में इसको बोलते हैं बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प। इसको क्या बोलेंगे, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है ना, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प। एंड यूकैरियोटिक में क्या बोलेंगे, PCNA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रख लेना, PCNA स्लाइडिंग क्लैम्प, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि यही आपका पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है, पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है। पॉलीमरेज आपका क्या करवाता है, पॉलीमरेज आपका DNA रेप्लिकेशन करवाता है।
इसके बाद आता है आपका क्लैंप लोडर, यानी कि स्लाइड क्लैंप को कोई ना कोई आपका लोड करवाएगा, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, आपका डेल्टा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में आपका RFC क्या होने वाला है, RFC होने वाला है। इसके बाद कैटालेज यानी कि रेप्लिकेज, ठीक है ना, कैटालेज या फिर इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेज, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमरेज से जो पॉलीमरेज थर्ड होगा मेन कैटालाइटिक एंजाइम्स होगा, यानी कि जो आपका पॉलीमराइजेशन करवाएगा, जबकि जब आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो वहाँ पर पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन। अब ये क्या होते हैं पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, हम आगे बात करेंगे, बट जो मेन एंजाइम होता है, ठीक है ना, यानी कि जो कैटालाइटिक एक्टिविटी करवाएगा, जो मेन एंजाइम्स होगा, ये कैटालाइटिक मेन एंजाइम्स है। प्रोकैरियोटिक में पॉलीमरेज थर्ड एंड आपका यूकैरियोटिक में पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसके बाद होलो एंजाइम्स डाइमराइजेशन, होलो एंजाइम्स भी पॉलीमरेज थर्ड को ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डाइमराइजेशन ये टो होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये टो होता है, यहाँ पर इसको टो बोलते हैं, टी नहीं है ये आपका टो, जबकि यूकैरियोट्स में इसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। RNA रिमूवल के लिए कौन सा एंजाइम्स का यूज होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपका पूछा जा चुका है 2 नंबर में, कि आपका जो है जो आपका RNA रिमूवल होता है उसको किस सहायता से आपका जो है निकाला जाता है। तो RNA रिमूवल का जो प्रोकैरियोटिक में है वो होता है आपका 5 डायरेक्शन होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज, एंड ये आपको कहाँ पर मिल जाता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट में, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट में, जबकि यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका FEN1 रिमूवल का काम करता है। इसके बाद लाइगेशन मतलब जोड़ना, लाइगेज करना, यानी कि सील अप करना। तो लाइगेज प्रोकैरियोटिक में इसको लाइगेज बोलते हैं या फिर DNA लाइगेज, एंड यूकैरियोटिक में इसको DNA लाइगेज 1 बोलते हैं, DNA लाइगेज 1 बोलते हैं। तो भाई साहब ये चीज़ आपको जो है मुंह जबानी याद होनी चाहिए, आँख मीचो इसको, इसका रट्टा मारो या कुछ भी करो, इसको जो है आपकी याद होनी चाहिए कि कौन किसके लिए काम होता है। जैसे कि स्लाइडिंग क्लैंप है तो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप आपका प्रोकैरियोटिक में, PCNA यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। इसके बाद प्राइमेज है DNAG, और यहाँ पर पॉलीमरेज अल्फा एंड प्राइमेज का काम आता है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन PK में यूज होती है, RPA यूकैरियोटिक में यूज होता है, DNAC हेलिकेज लोडर है, यूकैरियोटिक में आपका CDC6 CDT1 है, हेलिकेज को हम बोलते हैं DNAB एंड MCM कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम यूकैरियोट्स में। तो ये चीज़ भाई साहब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखो अब हम DNA पॉलीमरेज की बात कर लेते हैं। तो DNA पॉलीमरेज में सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट, यानी कि इसकी जो है लो प्रोसेसिविटी होती है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की क्षमता होती है, जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की। या देखो यहाँ पर ये कोई भी स्टैंड था, स्टैंड पे जब ये कोई भी आकर के प्राइमर हुआ, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ये प्राइमर हुआ तो जब यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, इस न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने की पावर को बोलते हैं प्रोसेसिविटी, इस न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने की पावर को बोलते हैं प्रोसेसिविटी। तो पॉलीमरेज फर्स्ट के पास ये बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में होती है, इसलिए पॉलीमरेज फर्स्ट को पॉलीमराइजेशन में यूज नहीं करते हैं, इस बात को पल्ले बांध लेना भाई साहब। इसके बाद इसका फर्स्ट काम क्या होता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज जहाँ से रिमूव करता है इस RNA प्राइमर को। ये जो आपका RNA प्राइमर स्टार्टिंग में जुड़ता है इसको ये रिलीज करवाता है, ये आपका लैगिंग स्टैंड को फिलअप करवाने में काम करता है, ठीक ना। लैगिंग स्टैंड, जो आपका लैगिंग स्टैंड होता है, अभी देखेंगे हम लैगिंग स्टैंड क्या होता है, उसको फिलअप करवाने में काम करता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है, यानी कि प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी इसमें होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब एक प्रकार से अगर इस DNA में कोई सा भी आपका एरर आ गया, मान लो इस वाले DNA में आपका
यहाँ पर आपका एरर आ जाता है। तो इस एरर को सही करने के लिए आपको प्रूफ रीडिंग करवानी पड़ेगी, और जो प्रूफ रीडिंग की डायरेक्शन रहेगी ये आपकी 3' to 5' रहेगी। एक केवल ओनली यही डायरेक्शन होती है 3' to 5' डायरेक्शन, जो कि आपकी प्रूफ रीडिंग होती है। बाकी सारी की सारी डायरेक्शन कैसी होने वाली है, 5' to 3' डायरेक्शन होगी। कैसी होगी, 5' to 3' डायरेक्शन होगी। फिर इसके बाद पॉलीमरेज सेकंड की बारी आती है, जो कि डीएनए रिपेयर में काम आता है, एंड ये असिस्ट करता है किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है हाईली फिडिलिटी रहती है। कैसी होती है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हाईली फिडिबल होता है, ठीक है ना, हाईली फिडिबल आपका ये होता है, ठीक है ना। अब ये फिडिबल क्या बोला भाई साहब, तो फिडिबल मतलब आपकी जो है एक्यूरेसी, यानी कि हाईली एक्यूरेसी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कैसा होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। यानी कि अब देखो यहाँ पर अगर ये कोई भी आपका डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, ये कोई भी स्टैंड है, स्टैंड से ये आपका प्राइमर बना, यहाँ पर आपका जो है डीएनए को ऐड करा जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर डीएनए को ऐड करा जाना है। तो आपको पता है ए के सामने क्या आना है, ए के सामने आपका टी आना है, एंड आपका टी के सामने क्या आना है, टी के सामने ए आना है, एंड आपका जी के सामने क्या आना है, जी के सामने आपका सी आना है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या काम करेगा कि हाई एक्यूरेसी में, यानी कि ए के नीचे आपका टी ही आना चाहिए, ए के नीचे आपका टी ही आना चाहिए, एंड टी के नीचे ए ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हायर एक्यूरेसी रखता है न्यूक्लियोटाइड जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होता है उसके लिए। फिर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, जिसके पास हाईली प्रोसेसिबिलिटी होती है। हाईली प्रोसेसिबिलिटी मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना, कि आपके न्यूक्लियोटाइड कितनी जल्दी ऐड हो सकते हैं। याद रख लेना, पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, एक सेकंड में 1000, याद रख लेना कितने, 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है एक सेकंड में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, और ये लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस दोनों करता है, ठीक है ना। लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस दोनों करता है। और डायरेक्शन इसकी कैसी होती है, डायरेक्शन याद रख लेना भाई साहब, इसकी डायरेक्शन 5' to 3' पॉलीमरेज की होती है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, 5' to 3' पॉलीमरेज की होती है, ठीक है ना। इन्होंने देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज, ये प्रॉपर्टी केवल और केवल आपकी पॉलीमरेज फर्स्ट के पास ही होती है, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन यहाँ पर ये होती है, तो आप इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, इतना अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक देखो साइंटिस्ट आए और उन्होंने काम किया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पे, ठीक है ना। उन्होंने काम किया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पे। साइंटिस्ट कौन थे, साइंटिस्ट थे आपके क्लीनाउ, ठीक है ना, क्लीनाउ, और उनके नाम पे ही क्लीनाउ फ्रेगमेंट रखा जाता है। तो इन्होंने एक्चुअल में काम क्या किया वो देखो, ठीक है ना। इन्होंने एक्चुअल में काम किया, क्या किया वो देखो। इन्होंने एक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लिया, क्या लिया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लिया। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस डीएनए पॉलीमरेज पे इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया, जो कि एंजाइम्स का नेचर था प्रोटीनेशियस एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम का नेचर कैसा था, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स था, और आपके 2 एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों एंजाइम्स को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पहला था आपका ट्रिप्सिन, पहला कौन सा था, पहला था ट्रिप्सिन। या तो यहाँ पर ट्रिप्सिन को आप अप्लाई कर सकते हो, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। एंड दूसरा एंजाइम था सबटिलिस, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम कौन सा था आपका, सबटिलिसिस, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम था आपका सबटिलिसिस। जब यहाँ पर सबटिलिसिस एंजाइम्स था
तो मान लो ये कोई सा भी आपका डीएनए था। अब इस डीएनए के दो फ्रैगमेंट इनको मिले, डीएनए के दो फ्रैगमेंट मिले, एक था आपका लार्ज फ्रैगमेंट एंड एक था आपका स्मॉल फ्रैगमेंट, एक था लार्ज फ्रैगमेंट एंड एक था स्मॉल फ्रैगमेंट। बट ये दोनों के दोनों अपने आप में एक डोमेन बना रहता है। क्या बना रहते हैं? एक डोमेन बना रहते हैं। और एक्चुअल में डोमेन किसको बोलते हैं? जो आपके फंक्शनली आपका जो है मतलब जो आपका फंक्शन परफॉर्म कर सके, यानी कि डोमेन हम उसको बोलते हैं जो आपके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर जब देखा कि जो आपका बड़ा वाला था इसको बोला गया लार्ज फ्रैगमेंट डोमेन, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया लार्ज फ्रैगमेंट डोमेन एंड इसको बोला गया स्मॉल फ्रैगमेंट डोमेन। यानी कि ये जो है सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद भी ये डिफरेंट काम कर रहे थे, ठीक है ना, डिफरेंट काम कर रहे थे। अब जो बड़ा वाला था, बड़े वाले में यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी थी तो याद रखने ना, बड़े वाले में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, याद रख लेना, पॉलीमरेज एक्टिविटी थी, ठीक है ना। जबकि इसकी साथ प्लस में कर दूं तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी भी इसके पास थी, ठीक है ना, एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी भी इसके पास थी। तो इसके पास ये दो एक्टिविटी थी, बाकी की जो एक एक्टिविटी आपकी बच जाती, यहाँ पर आपका डायग्राम ही चला गया, मैं बना देता हूँ। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, इससे दो आपके जो है फ्रैगमेंट अलग हुए, ठीक है ना, एक था आपका स्मॉल, एक था आपका लार्ज। जो स्मॉल वाला था उसमें आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, याद रख लेना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी आई। और ये एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी क्या करती थी? ये आपका जो प्राइमर रिमूवल में काम करती थी। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है कि मान लो ये कोई भी आपका एक डीएनए पॉलीमरेज था, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज था पूरा का पूरा। इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास 3 एक्टिविटी थी। एक थी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, दूसरी थी आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी एंड नंबर थर्ड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो ये काम कराएगा पॉलीमराइजेशन का, यानी कि जो डीएनए पॉलीमराइजेशन है उसके आगे बढ़ाने का काम ये करवाएगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी की क्या काम करेगी? प्रूफ रीडिंग का काम करेगी। मैंने आपको बता ही रखा है कि ये आपका जो है प्रूफ रीडिंग करवाएगी, ठीक है ना। इसके बाद 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या काम करवाने वाला है? ये आपका प्राइमर को रिमूवल कराएगा। ये क्या काम कराएगा? प्राइमर को रिमूवल कराएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया? जो क्लीनाउ थे, क्लीनाउ ने क्या काम किया? इसको जो है ट्रीट किया एंजाइम्स की सहायता से। एंजाइम्स का नेचर कैसा था? प्रोटीनेशियस एंजाइम्स था, याद रख लेना कैसा था? प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, या फिर हमको जिसको प्रोटीएज एंजाइम्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम्स भी बोल देते हैं। एंजाइम्स का नाम क्या था? ट्रिप्सिन हो सकता है, याद रख लेना, ट्रिप्सिन हो सकता है, या सब्टिलिस भी हो सकता है, ठीक है ना, सब्टिलिस भी हो सकता है। इसके बाद इन्होंने देखा, जब इन्होंने इसको जो है एसडीएस पेज पे रन करवाया, ठीक है ना, यानी कि फ्रेगमेंट करवाया, फ्रेगमेंट करवाने के बाद इसको इन्होंने एसडीएस पेज पे, एसडीएस पेज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट पेज जो रहता है, जब हम क्रोमेटोग्राफी देखेंगे आगे तो हम देखेंगे उसमें, ठीक है ना। जब यहाँ पर एसडीएस पेज पर रन करवाया तो इन्होंने क्या देखा कि आपका यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 2 अब आपको बना ही लेता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने एक पेज पे रन करवाया जो कि आपका कैसा था? एसडीएस पेज था, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर ये भी कोई भी पेज रखा हुआ है, तो इन्हें 2 स्टैंड मिले, एक स्टैंड इन्हें यहाँ पर मिला एंड दूसरा स्टैंड इन्हें यहाँ पर मिला, ठीक है ना, दूसरा स्टैंड यहाँ पर मिला। मान लो ये स्टार्टिंग का था, ये स्टार्टिंग का था एंड ये लास्ट था, ये क्या आंसर था? लास्ट था। तो यहाँ पर जो मिला, यहाँ पर ये था आपका हैवी वाला, ये कैसा था? आपका हैवी वाला, जिसको हम लार्ज बोल देते हैं, एंड ये था आपका लाइटर, जिसको हम स्मॉल बोले, ठीक है ना, ये था आपका लाइटर जिसको हमने स्मॉल बोला। तो इसके पास जो एक्टिविटी थी, जो लाइटर के पास एक्टिविटी थी, वो थी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर रिमूवल की, ठीक है ना, किसकी? प्राइमर रिमूवल की, क्योंकि ये आपका एक्सोन्यूक्लिएज है। ये कैसा है?
एक्सोन्यूक्लियेज है, जबकि जो हैवियर वाला था इसके पास जो एक्टिविटी थी किसकी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि पॉलीमराइजेशन की, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज की एक्टिविटी थी, यानी कि 2 फ्रेगमेंट मिले। इस बात को याद रख लेना, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। किसका फ्रेगमेंटेशन करवाया था, पॉलीमरेज 1 का, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1 का यहाँ पर फ्रेगमेंट करवाया था। 2 आपको रिजल्ट मिले थे, क्या रिजल्ट, एक तो लार्ज फ्रेगमेंट मिला था एंड एक आपको स्मॉल फ्रेगमेंट मिला था। याद रख लेना है कौन से फ्रेगमेंट में कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब, ये रहे आपके प्राकैरियोटिक के, याद रख लेना किसके, प्राकैरियोटिक के। ये किसके हैं, ये आपके प्राकैरियोटिक के। ये प्राकैरियोटिक के 5 डीएनए हैं। 5 डीएनए का जो है यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है कि पहला जो है, पहला आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो कि आपकी 5 के पास पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 के पास यहाँ पर पाई जा रही है, जबकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी, याद रख लेना किसकी, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी, ये किसके पास पाई जाएगी, ये आपकी पॉलीमरेज 1 के पास पाई जाएगी, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3 के पास होगी तो, बट बहुत कम मात्रा में रहने वाली है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में रहने वाली है। इसलिए ये आपका जो है कहाँ पर, ये आपके जो है यानी कि जो है आपका पॉलीमरेज 1 में पाई जाएगी। जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यानी कि प्राइमर रिमूवल, ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, यहाँ पर यस कर लेना, ठीक है ना, ये यस कर लेना, पाई जाती है बट बहुत कम मात्रा में पाई जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में प्रूफ रीडिंग की जो है एक्टिविटी पाई जाती है, तो ये आप इसको भी यस कर लेना, पाई तो जाती है ना एक्चुअल में, तो इसको यस कर लेना। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसको हमने प्राइमल रिमूवल कहा, ये केवल और केवल आपकी किसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 में पाई जा रही है। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, ये डीएनए पॉलीमरेज 2, ये डीएनए पॉलीमरेज 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। तो देखो अब हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम कर रहा है, ये रिमूव करवाएगा एंड रिप्लेस करवाएगा प्राइमर को, जो इसका मेन फंक्शन है, ठीक है ना, जो इसका मेन फंक्शन है। सेकंड क्या काम करेगा, ये डीएनए रिपेयर में काम करेगा, रीस्टार्ट करवाएगा रेप्लिकेशन आफ्टर डैमेज डीएनए हॉल्ट सिंथेसिस, यानी कि जब आपका जो है डीएनए में कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड में कुछ खराबी आ जाती है तो वहाँ पर रिपेयर करवाएगा। रिपेयर करवाने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने का काम भी कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम होता है, ये मेन एंजाइम रहता है जो कि किसी भी रेप्लिकेशन का इलोंगेशन करवाता है, यानी कि रेप्लिकेशन सही तरीके से करवाता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए 4 एंड डीएनए 5 ये डीएनए रिपेयर में काम आते हैं, ठीक है ना, और मेनली एसओएस में काम आते हैं। अब ये एसओएस क्या होता है, तो भाई साहब जब मैं म्यूटेशन पढ़ाऊँगा तब के लिए इंतज़ार कर लो, तब के लिए आप इंतज़ार कर लो। तो भाई साहब ये चीज़ भी आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद फिडेलिटी होती है। फिडेलिटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी, ठीक है ना, फिडेलिटी मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है आपका जो पॉलीमरेज है वो किस प्रकार से काम कर रहा है और कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जो आपको एक्यूरेसी होती है वो किसके पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास काफ़ी अच्छी आपकी क्या होती है, फिडेलिटी होती है। ये फंक्शन होते हैं जो कि आपका चेक किए जाते हैं एक्यूरेसी में कि डीएनए पॉलीमराइज प्रूफ रीडिंग किस प्रकार से हो रही है, डीएनए मिसमैच रिपेयरिंग किस प्रकार से हो रही है, डीएनए पॉलीमराइज सिलेक्टिविटी किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब फिडेलिटी में आपका आता है, ये सब कहाँ पर आता है, आपका फिडेलिटी में आता है, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना। अब देखो ये एक और टेबल है जो आपकी मुँह जबानी याद होनी चाहिए, जो आपकी मुँह जबानी याद होनी चाहिए। डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका इनिशिएशन प्रोटीन होता है। ये सारी के सारी प्रोटीन आपको कहाँ पर है, प्रोटीन एंड एंजाइम से सारे के सारे कहाँ के हैं, ये
पीके के हैं, यानी कि प्राकैरियोटिक के हैं, ठीक है ना। तो ये आपको भाई साहब याद होने चाहिए। डीएनए ए क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है। डीएनए बी को हमने हेलिकेज बोला था। डीएनए सी को हमने हेलिकेज लोडर बोला था। डीएनए जी को हमने प्राइमेज बोला था। और याद रख लेना डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, एक होलो एंजाइम्स होता है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट डीएनए ई, डीएनए क्यू, डीएनए एन, ये तीनों के तीनों पार्ट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के होते हैं। किसके होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के होते हैं, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के होते हैं। इसके बाद डीएनए ई का आपको पता होना चाहिए कि ये मेन आपका पॉलीमराइजेशन है, यानी कि यहाँ पर कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी। डीएनए क्यू क्या है, डीएनए एन क्या है, तो बैठ करके इनको भाई साहब पढ़ लेना, ठीक है ना। एसएसबी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग। पोल बी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। पोल ए क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है ना। इसके बाद डीएनए गाइरेज आपको पता होना चाहिए, टोपोआइसोमरेज 4, डीएनए लाइगेज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इसको बैठ करके ज़रूर पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी लिस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे, जो कि आपका मेन पॉलीमराइजेशन करवाता है, मेन पॉलीमराइजेशन करवाता है। एक्चुअली डीएनए पॉलीमराइजेशन थर्ड जो होता है एक प्रकार का होलो एंजाइम्स होता है, ठीक है ना। होलो एंजाइम्स होता है, यानी कि ये काफ़ी सारी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसमें होलो जो आपका पॉलीमरेज थर्ड होता है, को फैक्टर याद रख लेना। इसके अंदर कौन सा को फैक्टर पाया जाता है, तो को फैक्टर का नाम होता है आपका Mg2+। कौन सा, Mg2+ को फैक्टर होता है। और जो यूनिट पाई जाती है, ये लिखी हुई यूनिट, यानी कि सब यूनिट पाई जाती है अल्फ़ा, एप्सिलॉन, थीटा, टो, गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, काई आपका, इसके बाद बीटा एंड इसको बोलते हैं साई, ठीक है ना। इनके कौन कौन से जीन होते हैं पूछे जाते हैं भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको याद करने को दे रहा हूँ, जब मैं कल आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर रखे आऊँ तो आपको याद होना चाहिए। इनके फंक्शन सेपरेटली आपको याद होने चाहिए। कल इनका मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपकी याद ये होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल यहीं से उठाऊँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, क्योंकि आज मैंने आपको काफ़ी सारा काम दे दिया। वैसे तो अभी मेरा पढ़ाने का और भी ज़्यादा मन है, बट कोई नहीं, हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।